नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक थ्योरी जो है मैं इसमें एग्जाम्पल के साथ लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको हर एक थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हर एक पॉइंट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रही हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में सारे रिसर्च किए हैं, सारे अच्छे से देखा है। ठीक है, तो अब जो मैं लेकर आई हूँ वो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो है वो मैं लेके आई हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर अपने उठाओगे तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से बनते हैं। ठीक है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, किस थ्योरी के अंदर क्या था, तो आपने जो है अच्छे से इस वाली थ्योरीज को अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करना है। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी के अंदर कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर कौन कौन से आएंगे, ठीक है, और मॉडर्न के अंदर कौन कौन से आएंगे। ठीक है, बट इस वाली वीडियो में आपको ट्रेडिशनल थ्योरीज के अंदर जो ये 5 है इनके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट आज जो मैं लेकर आई हूँ वो ट्रेडिशनल के अंदर लेकर आई हूँ। ट्रेडिशनल में कौन कौन सी थ्योरीज और किस थ्योरी में क्या था। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि 2 थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। और मॉडर्न को हम क्या बोलते हैं, फर्म बेस्ड थ्योरीज भी बोलते हैं। ठीक है जी, ट्रेडिशनल के अंदर भी 5 है और मॉडर्न के अंदर भी 5 है। तो आप कैसे याद कर सकते हो कि ट्रेडिशनल में कौन सी थी, मॉडर्न में कौन सी थी, तो उसको याद करने का एक मेरे पास मैं इसके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर आपके इसके थ्रू याद होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो है 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ट्रेडिशनल कौन सी मॉडर्न। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी ट्रिक तैयार की है जिसकी वजह से आप इसको अच्छे से अपने माइंड में ध्यान रख सकें कि भाई कौन सी ट्रेडिशनल के अंदर आती है, कौन सी मॉडर्न के अंदर आती है। ठीक है, ट्रेडिशनल के अंदर भी 5 थ्योरीज हैं और मॉडर्न के अंदर भी आपकी 5 थ्योरीज हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल के अंदर कौन कौन से, उसके लिए मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। मासी हेलो, क्या है, मासी हेलो। ठीक है, मासी हेलो। एम 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 से क्या बन गया, मर्केंटलिज्म। ठीक है, अ की साउंड आ रही है ना, ए फॉर एब्सोल्यूट, सी फॉर कंपैरेटिव, एच फॉर हेक्सरोलिन और एल फॉर लियोनटिव। ठीक है, हेलो एल ओ से याद रखो, लियोनटिव। ठीक है, एल और ए इकट्ठे आ रहे हैं ना इसमें, एल और ओ, तो क्या रखोगे, लियोनटिव। एम फॉर मर्केंटलिज्म, अ की साउंड आ रही है ना, तो ठीक है आप ऐसे कर सकते हैं, MAC, माँ सी। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया और इंग्लिश में भी, माँ सी। एम फॉर मर्केंटलिज्म, ए फॉर एब्सोल्यूट, सी फॉर कंपैरेटिव एंड एच फॉर हेक्सरोलिन और आपका एल फॉर लियोनटिव पैराडॉक्स। याद रहेगा। ठीक है, ये आपके 5 हो गई हैं। ठीक है, ये आपकी 5 हो गई हैं ट्रेडिशनल के अंदर, जो ट्रेडिशनल के अंदर ये 5 आएंगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। तो ऐसी ही सेम ट्रिक मैं लेकर आई हूँ मॉडर्न, जिसको हम फॉर्म बेस्ड थ्योरीज भी बोलते हैं। पहले क्या गया, इसको कैसे याद कर सकते हैं। प्रोडक्ट गया, एक आदमी, एक पर्सन अपने एक मैनेजर किसी कंपनी का अपने जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछ रहा है। प्रोडक्ट गया कंट्री, प्रोडक्ट गया कंट्री, वो बोल रहा है ना जी, क्या है, प्रोडक्ट गया कंट्री, वो बोल रहा है कि कंट्री में प्रोडक्ट गया। ठीक है, ये इसकी मैंने एक वो बनाई है ये अपनी तरफ से। प्रोडक्ट गया कंट्री, वो बोल रहा है ना जी। P फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, G फॉर ग्रेविटी। ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट आपको याद रहेगा कि G वाला किसके अंदर था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। G फॉर ग्रेविटी। ठीक है, C फॉर कंट्री सिमिलैरिटी। ठीक है जी, और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी। ठीक है, और नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है जी, ना NA, ना G, ना नेशनल, G मीन्स ग्लोबल। ठीक है, आपने 5 ऐसे आप याद करने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन से ट्रेडिशनल है और कौन से मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर भी 5 है, ट्रेडिशनल के अंदर भी 5 है, पर कौन से 5 ट्रेडिशनल के अंदर आएंगे, कौन से 5 मॉडर्न में आएंगे, तो आप इस वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रेडिशनल के ये 5 पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैं लेकर आई हूँ, विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों,
देखो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मर्केंटलिज्म जो थ्योरी थी वो किसने दी थी और कब दी थी, ठीक है। आपको ये हर एक थ्योरी में याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, ठीक है। तो मर्केंटलिज्म जो आपकी दी थी वो थॉमस मूर ने दी थी 1630 के अंदर, ठीक है। क्या हैगा, मर्केंटलिज्म किसने दी थी, थॉमस मूर ने दी थी 1630 के अंदर, ठीक है। तो मर्केंटलिज्म क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है। देखो हमने ये पढ़ा है अभी तक इंटरनेशनल बिजनेस में हमने अभी तक ये पढ़ा कि हर एक कंट्री चाहती है कि हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट तो बढ़े और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। देखो इन्होंने बोला है कि जितने आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ठीक है, मान लो मेरी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में जाएगा तो फ्री में तो नहीं जाएगा ना, कुछ तो आएगा वहाँ से। ये बोल रहे कि जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो जब ये बना था तो उस टाइम पे जो है वो गोल्ड के थ्रू हमारा होता था, गोल्ड या फिर सिल्वर आते थे, ठीक है। जैसे हम एक्सपोर्ट किया तो गोल्ड या सिल्वर को हम इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे पैसा है तो इसको गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही बोला गया था। मर्केंटलिज्म में किसकी बात की गई है, गोल्ड और सिल्वर। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से गोल्ड या सिल्वर हमारे कंट्री के अंदर आएगा, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा गोल्ड या फिर सिल्वर दूसरी कंट्री के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हर एक कंट्री चाहती है कि मेरे गोल्ड या फिर सिल्वर बढ़े, है ना। तो इसके लिए क्या कर रहे थे, तो इसका ही मकसद ये था मर्केंटलिज्म में आपने एक तो याद रखना है कि इसमें इन्होंने फोकस करा था कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हुए, और इसमें जो ट्रेड होता था वो किसके टर्म में होता था, गोल्ड और सिल्वर की टर्म में। देखो मैंने बहुत सिंपल टर्म में लिखा है। मर्केंटलिज्म क्या है, इंक्रीज इट्स होल्डिंग ऑफ गुड्स एंड सिल्वर बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट, ठीक है। इनका वही हो गया कि गोल्ड और सिल्वर के लिए को ज़्यादा करने के लिए, कि हमारे पास गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होल्ड करने के लिए क्या करते थे, इंपोर्ट को क्या कर देते थे, बिल्कुल डिस्करेज कर दिया था कि इंपोर्ट बहुत कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे ना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड मर्चेंट वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। तो मर्चेंट कौन होते थे, जो एक्सपोर्ट का काम करते रहे, ठीक है। वो और गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो मिलकर काम करते थे कि हम कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। वो दोनों आपस में मिलकर जो है वो इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपना काम करते थे। जो गवर्नमेंट होती थी आल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट कंपनी टू इन्हांस और इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। वो क्या कर, जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स करती थी, गवर्नमेंट उनको जो है वो सब्सिडीज़ देती थी ताकि वो और अच्छे से जो है वो एक्सपोर्ट्स कर सके। बस आपने मर्केंटलिज्म में ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, क्योंकि इसमें जैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर भी हमारी कंट्री के अंदर बढ़ेगा, और जब हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा गोल्ड और सिल्वर हमारी कंट्री से चला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मर्केंटलिज्म थ्योरी, ये ठीक है जी, ये हमारा मर्केंटलिज्म था। अब जो मैं पढ़ रही हूँ सेकंड थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी थी, एडम स्मिथ। ए से एब्सोल्यूट, ए से एडम स्मिथ। कब दी थी, 1776 में। आपने याद रखना कौन सी थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, ठीक है जी। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहता है कि हर एक कंट्री के पास क्या होता है कि कुछ प्रोड्यूस करने का, ठीक है, एक वो होता है कि वो एक टाइम पीरियड पे उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके वो कितनी यूनिट्स बना रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है इंडिया और चाइना, ठीक है। इंडिया क्या कर रही है, मान लो इंडिया वीट और राइस, मैंने दो प्रोडक्ट ली हैं, वीट और राइस। मैंने एक बेसिकली हाइपोथेटिकल ली है, ठीक है। कोई ये मैंने पूरा वो नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। जैसे कि मान लो इंडिया और चाइना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो इंडिया और चाइना है, ठीक है। मान लो इंडिया वाले 1 घंटे के अंदर 5 किलो वेट जो है वो बना देते हैं और चाइना वाला 2 बना रहा है, ठीक है। रही बात राइस के अंदर, तो इंडिया राइस जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट्स बनाता है और चाइना 8 बना देता है। मतलब कि इंडिया वाला किसके अंदर अच्छा है, वीट के अंदर, और चाइना वाला किसके अंदर अच्छा है, राइस के अंदर, है ना। देखो हमने जब इससे पहले जो थ्योरीज आई थी, जो हमने उसकी पढ़ी है मर्केंटलिज्म वाली, तो देखो उसके अंदर तो इंपोर्ट को बिल्कुल मना कर दिया था, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे होगा। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, अगर वो मेरी कंट्री से खरीदेगी नहीं तो मैं एक्सपोर्ट कैसे कर पाऊंगी, तो ये तो नुकसान हो गया ना। जैसे मान लो इंडिया और चाइना है, इंडिया जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और चाइना वालों ने मना कर दिया कि हम कुछ भी गुड्स जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे।
तो इंडिया वाला तो फिर वो हो जाएगा ना, तो ये किसको एक्सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जिस कंट्री के पास जो चीज़ ज़्यादा अच्छी है वो उससे कर सकते हैं। मान लो इंडिया वाले वीट में अच्छे हैं तो इंडिया वाले चाइना को वीट दे देंगे और चाइना वाले इंडिया को क्या कर देंगे, राइस। तो ऐसे हम मतलब कि इसमें क्या होगा कि हम गुड्स के बदले गुड्स हो रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज में। इसमें क्या है, जैसे इंडिया वाले एक्सपोर्ट टू चाइना वीट, इंडिया वाले एक्सपोर्ट करेंगे चाइना को वीट, क्योंकि हम इसके अंदर अच्छे हैं। ठीक है, हम इसके अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन, हम इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाइना वाले किसके अंदर है अच्छे, राइस, तो हम चाइना से क्या ले लेंगे, राइस ले लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब अगला आता है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज आपकी किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी। कब दिया था, 1817 में। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या बोला है, देखो इन्होंने ये बोला कि नेशन शुड प्रोड्यूस द गुड्स फॉर विच देयर इज अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर प्रोड्यूसर। इसके फिर किसकी बात की है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक गुड्स को बनाने में जो मेरे को दूसरी गुड्स ना बनाने का जो नुकसान हुआ है वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं मान लो मेरे पास ये लैंड है, ठीक है, मेरे पास मान लो ये ज़मीन है। ठीक है, इस ज़मीन में या तो मैं वीट उगा सकती हूँ या राइस। अगर मैंने वीट उगाए मतलब कि मेरे राइस के नुकसान हो गया कि मैं राइस नहीं उगा पाई। अगर मैंने यहाँ पे राइस उगा दिए हैं तो मतलब मेरा वीट का नुकसान हो जाए क्योंकि मैं वीट नहीं कर पाई। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि एक गुड्स को बनाने के लिए जो मेरे को दूसरी ना बनाने का जो नुकसान हुआ है वो क्या कहलाता है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी कम होगी हम उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने बोला है कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। ठीक है, एक कंट्री जो है वो एक दिन में 3 टेबल और 1 चेयर बना रही है और कंट्री बी जो है वो एक दिन में दो टेबल और 3 चेयर बना रही है। मतलब कि ये क्या कर रही है, इनके पास रिसोर्सेज सेम है। ठीक है, देखो इनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो अगर वो टेबल के ऊपर फोकस कर रही है मतलब इसकी चेयर छूट रही है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे टेबल को छोड़कर चेयर पे उसकी चेयर बढ़ रही है मतलब कि टेबल क्या होगी, अपॉर्चुनिटी, और वो क्या होगी हमारी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1। अगर आप देखो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इन वालों की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है हम उससे क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। जिस कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो उससे हम क्या कर लेंगे, बाय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज तो आपकी स्पेशलाइजेशन था, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज में हम बात करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि जिस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी कम होगी हम उसी को करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, जिसको हम 2 फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं, जो एली हेक्सर ने दी थी 1933 में। इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते थे, कि याद रखना इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, इट स्टेट दैट दोज कंट्री रिच इन लेबर एक्सपोर्ट लेबर एंड कंट्रीज आर रिच इन कैपिटल्स एक्सपोर्ट। बल्कि जो लेबर गुड्स हैं, जो कंट्री लेबर गुड्स के अंदर अच्छी है तो वो लेबर गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, और अगर जो कंट्री अपने कैपिटल गुड्स के अंदर अच्छी है तो वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। मतलब कि जो कंट्री जिसके अंदर अच्छी होगी वो उतना एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, मान लो हम लेबर गुड्स के अंदर अच्छे हैं तो हम लेबर गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। कोई कंट्री बी है वो कैपिटल गुड्स के अंदर अच्छी है तो वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है जी, हेक्सर-ओहलिन ये कहते हैं। ठीक है, इनको 2 फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 कंट्री है, 2 लेबर हैं, 2 गुड्स हैं। 2 कंट्री मान लो ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारी 2 कंट्री होगी। 2 फैक्टर कैपिटल और लेबर, कैपिटल और लेबर। 2 गुड्स हैं एक्स और वाई। एक्स मीन्स योर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, बल्कि जो एक तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होगी और एक होगी लेबर इंटेंसिव गुड्स। ठीक है जी, 2 थ्योरी भी बोलते हैं, जिसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। 2 कंट्री 2 गुड्स और 2 फैक्टर्स, याद रहेगा, 2 कंट्रीज 2 गुड्स 2 फैक्टर्स। ठीक है जी, तो ये क्या होगी हमारी जो है हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का मतलब ये है, ये कहती है कि जो कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर अच्छी है तो वो लेबर गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के अंदर अच्छी है तो वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, मान लो ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ठीक है जी, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। अगर किसी कंट्री की
कैपिटल और लेबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर बी। तो मतलब कि क्या है, ए जो है वो कैपिटल अबेंडेंट है और बी जो है वो लेबर अबेंडेंट है। ठीक है जी। और अगर इसका प्राइस की बात करो, अगर ए कंट्री प्राइस जो है इसका लेस है एज कम्पेयर टू योर बी कंट्री, मतलब कि ए जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट करेगी अपनी जो है एक्सपोर्ट करेगी गुड्स एक्स को, एक्स मीन्स योर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, और अगर अब ये वाली कंट्री किसको करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड्स को। ठीक है। हेक्सर-ओलिन याद रखना बात करता है कैपिटल गुड्स और लेबर इंटेंसिव गुड्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लियोनटिव पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, है ना। लियोनटिव पैराडॉक्स ये है, ये किसने दिया था, वैसली डब्ल्यू लियोनटिव ने दिया था 1953 में। ठीक है। लियोनटिव पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि किसी का अपोजिट। देखो इससे पहले जो हमने हेक्सर-ओलिन था ना, इन्होंने उसके बारे में स्टडी करी है कि जो हेक्सर-ओलिन की थ्योरी थी वो सही है या गलत है। ठीक है। हेक्सर-ओलिन क्या कहती थी, हेक्सर-ओलिन ये कहती थी कि जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड के अंदर अच्छी है तो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, और जो लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर अच्छी है वो लेबर को करेगी, इसका ये कहना था। ठीक है। तो लियोनटिव पैराडॉक्स जी ने इसके बारे में सर्च की। ठीक है। वेस्ली डब्ल्यू लियोनटिव ने इसके बारे में सर्च की कि ये बात सच है या झूठ। तो इन्होंने बोला कि जो हेक्सर-ओलिन थ्योरी थी वो तो ये बोलती थी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स, बट लियोनटिव स्टडी हेक्सर-ओलिन थ्योरी, तो लियोनटिव ने इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करी कि वो बात सही है या नहीं। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो यूएस है वो एक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है। ठीक है। क्या है, एक कैपिटल अबंडमेंट है, उसके पास कैपिटल, उसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, वो उसके अंदर अच्छा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन। जब इन्होंने स्टडी किया, ठीक है जी, जब इन्होंने क्या किया, स्टडी किया इसके बारे में कि बात सही है या नहीं, तो यूएस जो था वो कैपिटल अबंडेंट गुड, अपने जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स था उसके अंदर बहुत अच्छा था, बट अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन उसको तो एक्सपोर्ट करना चाहिए था, बट वो क्या कर रहा था, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है। यूएस जो है वो एक कैपिटल इंटेंसिव गुड होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था कैपिटल गुड्स का। तो इन्होंने इसलिए ये लियोनटिव पैराडॉक्स निकाला है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ योर हेक्सर-ओलिन थ्योरी बेसिकली, कि हेक्सर-ओलिन तो क्या कह रहा था कि जो कंट्री कैपिटल गुड्स के अंदर अच्छी है तो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन इन्होंने फाइंड किया कि जो यूएस है वो एक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं उसके पास, बट वो फिर भी एक्सपोर्ट करने के वजह उसको इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो दोस्तों आज जो है ये मैंने आपको सारा जो है वो ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में, आपको ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर पांचों के बारे में सारा बता दिया। ठीक है। मर्केंटलिज्म, अब हम बिल्कुल एकदम से ब्रशअप करते हैं उसको। ठीक है। फटाफट इसको रिवाइज करते हैं जो जो हमने पढ़ा है। मर्केंटलिज्म किसकी बात कर रहा था, गुड्स एंड सिल्वर की, कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इम्पोर्ट को कम करना है। इसमें गुड्स और जिस कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इसके पास दूसरी कंट्रीज़ के गुड्स और सिल्वर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। उसको वो ज़्यादा उस चीज़ को रख सकता है अपने पास। ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहता है कि जैसे कोई कंट्री जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन है वो उसको एक्सपोर्ट करेगी और इसके इंपोर्ट करेगी, मतलब कि गुड्स के बदले गुड्स। अगर चाइना में वीट अच्छे हैं और इंडिया के अंदर राइस है तो इंडिया वाले राइस देंगे और चाइना वाले वीट देंगे, ऐसे ही। ठीक है। अगला है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज ये बोलता है कि इसके अंदर जो कंपेयर किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जिस कंट्री की जितनी कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी किसी गुड्स को बनाने में वही उसको एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हेक्सर-ओलिन थ्योरी। हेक्सर-ओलिन थ्योरी बात करता है 2x2 जिसको हम 2 फैक्टर प्रोडक्शन भी कहते हैं। 2 कंट्री 2 गुड्स और हमारे 2 ही हमारे प्रोडक्शन वो होंगी। ठीक है। तो इसके अंदर बात की गई थी कि जो कंट्री जिसके अंदर वो अच्छी होगी, अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कर रही है कोई कंट्री तो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, अगर कोई लेबर इंटेंसिव गुड्स है उसके पास तो वो लेबर को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है जी। अगला आता है लियोनटिव पैराडॉक्स। लियोनटिव पैराडॉक्स बेसिकली अपोजिट है आपका हेक्सर-ओलिन का। लियोनटिव पैराडॉक्स ये कहता है कि इन्होंने ये स्टडी किया, ये फाउंड किया कि एक जो यूएस था
वो एक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स थी उसके पास, उसको तो एक्सपोर्ट करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द एक्सर ओलिन थ्योरी, बट वो इम्पोर्ट कर रहा था अपने कैपिटल गुड्स को। तो इसलिए इन्होंने इसके अपोजिट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई बार वो उसको एक्सपोर्ट भी, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास अच्छी है, वो उसके अंदर वो अच्छा है उसके अंदर, तो वो ऐसा नहीं है, वो उसको इम्पोर्ट भी कर सकता है। इन्होंने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। ये 5 थ्योरी आज हमने पढ़ी है। तो दोस्तों इस थ्योरीज के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।